गुड इवनिंग दोस्तों। विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 का नाम है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस या गॉस की प्रमेय है। इसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा कि ये प्रश्न में कह रहा है कि जैसे मान लीजिएगा कोई विद्युत किसी वस्तु पर कुल आवेश, जैसे कोई वस्तु है तो उस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, ये देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कुल विद्युत आवेश होने की वास्तविक परख, अर्थात हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी वस्तु पर कुल कितना आवेश है या कुल कौन सा आवेश है। तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिएगा आकर्षण, तो आकर्षण तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर बात करते हैं प्रतिकर्षण, कहते हैं राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिकर्षण हो जाएगा। आप जानते हैं ना, धनात्मक आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं, वो एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है कि यदि एक साबुन के बुलबुले को, जैसे साबुन का बुलबुला इस टाइप का है, तो यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाता है, मतलब इसको निगेटिव चार्ज इसको दिया जाता है, तब इसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। तो अगर इसको ऋणावेशित किया जाएगा तो ऑलरेडी इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और धनावेशित करने पर घट जाएगा। सीधा सा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग कि यदि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित किया जाता है तब उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इस तरीके से हमारा, इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं और बेहद ही आसान प्रश्न है। किसी धनात्मक आवेशित वस्तु में, अगर कोई वस्तु है जो धनात्मक आवेशित है, अर्थात उसमें धन चार्ज है, तो क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, न्यूट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आप हटा दीजिए, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश अगर बात करते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। अब जैसे मान लीजिएगा कि कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ में मान लीजिए 10 हैं इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। तो अगर मान लीजिएगा यहाँ से, जैसे देखिए जो प्रोटॉन होता है ये अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, केंद्र छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा, जाएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इसमें से 10 में से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं, तो इसमें कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 प्रोटॉन हो गया, जब घटाएंगे तो +5 आ जाएगा, प्लस का मतलब प्रोटॉन हो जाएगा। अर्थात अगर किसी धनावेशित वस्तु में क्या हो सकता है, धनावेशित वस्तु में हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो किसी धनावेशित वस्तु में क्या हो सकता है, तो धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न है कि किसी निकाय का, कोई सिस्टम है, कोई निकाय है का विद्युत आवेश सदैव बराबर होता किसके। तो आप जानते हैं ना कि आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, उस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव उसके न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हमारा आज का पांचवा प्रश्न है कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो है विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 4 × 10⁻42। याद कर लीजिएगा आप लोग कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है लगभग में जो है वो 4 × 10⁻42 है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिएगा दो आवेशों के मध्य बल F है। जैसे मान लीजिएगा दो आवेश हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर, और इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो F है। अब कह रहा कि यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, जैसे जो पहले दूरी r थी उसको 3r कर दिया जाए, तो आवेशों के मध्य विद्युत बल क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो कि जो ये
बल का नियम है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 और Q2/R²। ये है। तो इसमें सब आवेशों को स्थिर करके केवल दूरी के मान को तिगुना कर दे रहा, 3 गुना। तो इसका आप लोग सीधा सा आंसर समझ जाइएगा। अगर दूरी के मान को तिगुना कर रहा है तो जब भी बात अगर दूरी की आएगी तो दूरी का जितना भी गुना कहेगा उसका आप लोग वर्ग कर दीजिएगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा कि अगर वर्ग 3 गुना तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग बराबर 9, अर्थात 9 गुना। तो 9 गुना का मतलब हो जाएगा राइट आंसर F/9 हो जाएगा। तो सीधा आंसर। अच्छा मान लीजिए कह दिया 4 गुना कह दिया जाए तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ F/ और हो जाएगा 16। 5 गुना कर देगा तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए हमारा आज का 8वां प्रश्न है कि दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में, जैसे दो बिंदुवत आवेश है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है और माध्यम क्या है, निर्वात है। निर्वात में 18 न्यूटन का बल लग रहा है। F बराबर हो जाएगा, निर्वात में 18 न्यूटन का बल लग रहा है। निर्वात में है, दो बिंदुओं के मध्य में है। यदि इन आवेशों के मध्य ER एप्सिलॉन R का मतलब होता है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाता है, मतलब जो हो जाता है ये बराबर 6 कर दें, मान इसका कर दे 6 कर दें परावैद्युतांक कि कांच की प्लेट को रख देते हैं तो बल का मान हो जाएगा। इनके मध्य में क्या कर दिया जाता है, एक ऐसा परावैद्युतांक रख दिया जाए जिसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी हो, ER बराबर कितना हो, 6 हो। तो कह रहा है इनके मध्य क्या बल हो जाएगा, लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। तो आप जानते हो कि एक जो फार्मूला होता है, इसका सीधा सा फार्मूला एक होता है कि यहाँ पर देखिएगा बल यम F किसी माध्यम, यम का मतलब मीडियम, किसी माध्यम में लगने वाला जो बल होता है वो निर्वात में लगने वाले बल और निरपेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता के इस समानुपाती होता है। अब अगर मान रख कर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कह रहा है निर्वात में लगने वाला बल 18 न्यूटन है और आप देख रहे हो कि ER है, यहाँ पर ER बराबर कितना है, 6 है। सीधा सा भाग देंगे 3, अर्थात 3 न्यूटन। राइट आंसर D हो जाएगा। समझ में बात अगर आई होगी तो आप जरूर इस टाइप के प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर D हो गया, अर्थात 3 न्यूटन हो जाएगा। चलिए हमारा आज का 13वां प्रश्न है। इसमें से देखिए जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको काट करके हटा दिया गया है और बाकी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही रखे गए हैं। तो हमारा जो 13वां प्रश्न हो जाएगा, ये 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आप जानते हो ना विद्युत क्षेत्र E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन प्रति कूलाम ऑलरेडी है, आप जानते हो। वोल्ट मीटर भी है, वोल्ट प्रति मीटर भी है। जूल प्रति कूलाम मीटर भी है। ये आपका जूल प्रति कूलाम ये नहीं है, अर्थात इस हिसाब से देखा जाएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये D हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या नहीं, जूल प्रति कूलाम है। अगला प्रश्न है बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर R दूरी पर क्षेत्र एवं उसके निरक्षीय रेखा पर R दूरी के क्षेत्र की निष्पत्ति होगी। तो अक्षीय रेखा और ये हो जाएगा निरक्षीय रेखा, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा C, अर्थात 2:1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा 15वां प्रश्न है कि जब एक, जैसे मान ले जब एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र मान लीजिए विद्युत क्षेत्र E है, रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर हो जाएगी न्यूनतम होगी। होने के लिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण की धनात्मक दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा के साथ कोण बनाएगा। तो न्यूनतम ऊर्जा होने के लिए देखिएगा ये स्थितिज ऊर्जा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए जो कोण बनना चाहिए वो 0 अंश का बनना चाहिए। इस स्थिति में उसका मान न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर होती है तो ये विपरीत होती है। द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष बराबर होती है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स, अच्छा विद्युत फ्लक्स को फाई से अथवा फाई ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो जैसे मान लीजिएगा कोई पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र ई में रखी गई है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो सकता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, जैसे कोई पृष्ठ है उसके भीतर यन विद्युत द्विध्रुव स्थित है। जैसे मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, जैसे कोई बंद पृष्ठ है और इसके भीतर जो है यन विद्युत द्विध्रुव है। बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। निर्गत का मतलब होता है कि निकलने वाला, तो निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, जैसे बंद पृष्ठ से निर्गत, तो निर्गत वाला यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी बिल्कुल सही है, जिसका उत्तर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जैसे यदि एक पृष्ठ के भीतर, बात भीतर की करते हैं ना, तो वहां से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है कि यल भुजा, जैसे मान लीजिएगा यल भुजा के एक घन के केंद्र पर, जैसे कोई घन है तो आप घन जान रहे हो ना, इस टाइप के घन जो होते हैं, इस टाइप के मान लीजिएगा। अच्छा घन है और घन की एक भुजा क्या है, यल है, के केंद्र पर, जैसे मान लीजिएगा यल भुजा के एक घन के केंद्र पर, यहाँ मान लीजिए घन का केंद्र है, तो घन के केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। यहाँ पर इसके केंद्र पर जो है एक आवेश रखा गया है, जैसे ये केंद्र हो गया, इसके केंद्र पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। घन के एक तल से, एक तल का मतलब जैसे एक सतह से, एक पृष्ठ से, तो घन में कुल कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं। तो घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप जानते हो ना कि गॉस का जो नियम होता है कि जो चुंबकीय या विद्युत फ्लक्स का भाई का मान होता है क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो होता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो। अब अगर कुल पृष्ठ से निकल रहा है तो क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो होगा, लेकिन एक पृष्ठ से निकल रहा है तो कुल 6 पृष्ठ होते हैं, अर्थात छठवां भाग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्यू बट्टे 6 एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर आपका बी माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, ये अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बंद पृष्ठ से निर्गत, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, तो यदि एक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, बिल्कुल निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मान लीजिए क्या है, शून्य है, तो पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, ये बिल्कुल कथन गलत है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है, ये गलत मान लिया जाएगा। पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, पृष्ठ के भीतर आवेश होगा, लेकिन पृष्ठ के भीतर कुल जो आवेश होगा वो शून्य हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए हमारा छठवां प्रश्न है कि एक आवेशित बेलनाकार संधारित्र है, कोई संधारित्र है जो बेलनाकार के वलयाकार अंतराल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का परिमाण जो होगा वो 1/r के अनुरूप जो होगा वो बदलता रहेगा, जहां r अक्ष से दूरी मानी जाती है। 1/r के अनुरूप क्या होगा, वो बदलता रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो यहाँ पर इस हिसाब से हो जाएगा 1/r, तो r के अनुरूप क्या होगा, बदलता रहेगा। हमारा 7वां प्रश्न है कि एक ही तल में एक समान रूप से आवेशित, जैसे एक ही तल है, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की 2 अचालक प्लेटें, अनंत लंबाई का मतलब जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से हो गया, अनंत लंबाई की
दो अचालक प्लेटें परस्पर लंबवत रखी गई हैं। परस्पर लंबवत का मतलब ये हो जाएगा एक दूसरे के लंबवत इस तरीके से रखी गई हैं। उनके आवेशों के पृष्ठ घनत्व, एक का प्लस एल्फा मान ले, इसको प्लस एल्फा मान लेते हैं, एक को माइनस एल्फा मान लेते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच के स्थान में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों स्थानों के बीच में, तो यहाँ पर जानते हैं ना कि दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जब जोड़ लिया जाएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कि सिग्मा बट्टे अंडर रूट 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर डी होगा। चलिए हम अपने जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 10 हमारा है कि आवेश का खोखला गोला, जैसे मान लीजिए कोई एक खोखला गोला है, ये आवेश का खोखला गोला किस पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कहाँ विद्युत क्षेत्र, जैसे कोई आवेश है, इसका खोखला गोला है, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ ये जो ऑप्शन हमारा दिया है किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो आप जानते हैं कि जैसे खोखला गोला है तो इसके बाहर की कोई लिमिट नहीं है, जबकि इसके आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी आंतरिक बिंदु पर वहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा सवाल नंबर जो 12वां है, ये आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर, जैसे मान लीजिए यही है और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर मीटर है। आर मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू कूलम आवेश रखा गया। यहाँ पर जो बीच में है क्यू कूलम आवेश है। जैसे मान लीजिए ये खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या आर है, इसके केंद्र पर क्यू कूलम आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए, 2r कर दिया जाए, तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, q/2 कर दिया जाए, तो कह रहा तब गोले के पृष्ठ से निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर ये जानते हैं ना कि इसे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वो q/एप्सिलॉन 0 होता है। तो आवेश का आधा है, तो चूंकि आवेश का आधा है तो यहाँ पर q/2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि धातु के आवेशित गोले, कोई धातु का आवेशित गोला है, पृष्ठ से गोले के केंद्र, जैसे ये पृष्ठ है ना, यहाँ से गोले के केंद्र की ओर, गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहली बात ये पृष्ठ है, इस पे विद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होता है। लेकिन केंद्र की बात करते हैं, अगर इसके अंदर की बात करते हैं तो सर्वत्र शून्य रहता, न घटे न बढ़ेगा न घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सर्वत्र शून्य रहता। जब भी दिया जाएगा केंद्र पर या गोले के अंदर, तब वहाँ पर आप मानेंगे विद्युत क्षेत्र वगैरह जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न है, ना कि 7वां। R1 व R त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। जैसे मान लीजिए दो गोले हैं तो इनके पृष्ठों पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात तो भी बराबर होगा, अर्थात यह आंसर हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक ठोस गोले से जिसके आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अनुसार, चित्र में दिखाए गए अनुसार एक गोलाकार भाग हटा दिया जाता है। खाली किए गए स्थान में विद्युत क्षेत्र है तो केवल केंद्र पर शून्य है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। असमान है, सर्वत्र शून्य है, अशून्य तथा एक समान होगा। ये राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा ये अगला प्रश्न है कि एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र जो होगा, एक आवेशित गोलीय चालक में विद्युत क्षेत्र गोले के भीतर शून्य होता है या गोले के बाहर भी शून्य होता है, गलत हो जाएगा। ये गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता है, गलत है, दूरी बढ़ने के साथ बढ़ता है। गोले के भीतर शून्य होता है तथा गोले के बाहर वर्ग के साथ कम होता है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो गोले के भीतर अधिकतम, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए हमारा ये
21वां प्रश्न है कि आवेशित गोलीय चालक के भीतर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आवेशित गोलीय चालक के भीतर। अगर भीतर बात करते हैं तो आपको सोचना नहीं है, अर्थात ई बराबर 0 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा देखते हैं आज का ये अगला प्रश्न। देखिए, यदि r त्रिज्या की अर्धगोला, ये अर्धगोला सतह को समान विद्युत क्षेत्र E में इस प्रकार रखा जाता है, जैसे मान लीजिए एक r त्रिज्या की अर्धगोलाकार सतह है, जैसे इस तरीके से है, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इसको विद्युत क्षेत्र E में, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें E में इस प्रकार रखा जाता है कि E की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वो अर्धगोलाकार सतह के अक्ष से समांतर हो। ये जो अक्ष है इसके क्या हो, समांतर हो। तो सतह में से परिता कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर ई हो जाएगा। क्योंकि वृत्त है, वृत्त से संबंधित है, यहाँ पाई आर वगैरह हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये ई विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, अनंत लंबाई के दो रैखिक आवेश हो, जैसे दो रैखिक आवेश है जिनकी लंबाई क्या है, अनंत है, के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच, जैसे देखिएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, इनकी लंबाई जो है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है, तथा प्रति मीटर लंबाई पर 1 कूलाम है, और यहाँ पर 1 मीटर की लंबाई पर 1 कूलाम है। इसमें जो है एक रैखिक आवेश के कारण दूसरे आवेश की एकांक लंबाई पर बल न्यूटन में कितना लगेगा। तो जो बल लगेगा यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर है और 1 कूलाम भी स्थित है, तो आप जानते हैं ना कि E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 Q का मान 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा, तो एक करने में सब कट जाएगा, अर्थात ये आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं सिग्मा आवेश घनत्व जो है, ये सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अपरिमित समरूप आवेशित कुचालक पृष्ठ से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा σ/2ε0 हो जाएगा। अगर रैखिक आवेश जो है, सिग्मा आवेश घनत्व जो भी है, प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित, तो प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली एक आवेशित परत के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन क्या होगा। तो सीधा सा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा σ/ε0 हो जाएगा। चलिए हमारा जो है अगला प्रश्न है कि किसी स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। जैसे आवेश विनिमय का मतलब आवेशों का आदान प्रदान, तो आप जानते हो ना, आवेशों का आदान प्रदान जो होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस हिसाब से देखते हैं हम, ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ यहीं पर।